गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भारत का भूगोल की जो सीरीज कर रहे हैं ये इसका जो है 8वां चैप्टर ये होगा। तो इसमें इस वाले वीडियो में आज हमें जानना है कि जो गंगा यमुना जो उसका प्रवाह तंत्र है, जितनी उसकी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में एक एक करके हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हम गंगा यमुना और ये इसका जो पूरा नदी तंत्र है, इसके एक एक चीज़ के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसमें बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वाली सीरीज में मैं पूरा भारत का भूगोल और पूरा विश्व का भूगोल जो है मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद जो पॉलिटी है, उसके बाद जो हिस्ट्री है, वो ये भी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो सभी आपको मिलते रहें। अब हम देखते हैं, देखिए ये क्या होता है कि जब हम अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं, तो ये क्या होता है कि जो ये गंगा नदी की मैं बात करूं, तो हिमालय के बनने के बाद इसका ये मतलब विकास हुआ है। क्योंकि क्या हुआ कि जब ऊंचे पहाड़ यहाँ पे बन गए, तो यहाँ पे बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो भी यहाँ पे बन गए, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो ग्लेशियर बन गए, तो ग्लेशियर बनने से क्या होता है कि यहाँ ऊपर बर्फ़ जम गई। तो बर्फ़ जमी, तो यहाँ से बहुत सारे हिमनद होने के कारण यहाँ से जो पानी है, पानी का प्रवाह तेज हो गया। इसलिए हम क्या इनको जो उत्तर भारत की नदियों को हम सदा नीरा इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं कि अगर बरसात ना भी हो तब भी यहाँ पे जो ग्लेशियर का पानी जो पिघलता है, इसमें आता रहता है। इस वजह से हम इसको जो सदा नीरा नदियाँ भी बोलते हैं। और बहुत सारी नदियाँ यहाँ से हमें नेपाल में भी आके मिलती हैं, गंगा में, और ये मतलब फिर यहाँ पे फिर ये आपको सिंधु सतलुज ये सारी नदियाँ भी आपने देखी हैं। तो ये वाला प्रवाह तंत्र मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो हम जानेंगे जो गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है। और इसके बाद ये सारी जो नदियाँ, जो जमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसके बारे में हम एक एक करके इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमें कितना पढ़ना है आज। अगर मैं पढ़ने की बात करूं, तो हमें ये पूरा जो नदी तंत्र है, इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। ये पूरा जो क्षेत्र है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या है। इसमें जो मेन सहायक नदी है, वो मेन जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। लेकिन जो क्या होता है कि गंगा गंगा की जो शुरुआत कहाँ से होती है, गंगा कहाँ से कहलाती है, क्योंकि ऊपर जो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर नीचे एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इसका पूरा उपाय तंत्र इसमें हम देखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो गंगा नदी है इसको। देखिए, गंगा नदी आपको जो मिलने वाली है, वो मिलने वाली है उत्तराखंड से ये निकलने वाली है। और यहीं से आपको मिलेगी जो यमुना है, यमुना भी यहीं से आपको निकलेगी। तो ये है। अगर मैं इस वाले क्षेत्र को बात करूं, तो ये पूरा गंगा यहाँ पे नाम दिया गया है। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक एक फिगर को लेके। सबसे पहले मैं गंगा का ये वाला जो फिगर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे जो पहला है, क्या है कि जो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड के सबसे ऊपर एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतोपंथ। सतोपंथ हिमनद। और इसके बाद एक यहाँ पे एक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं माना हिमनद। माना हिमनद मतलब माना ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर, इसको हम गंगोत्री भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि अलकनंदा जो नदी है निकलती है, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे बद्रीनाथ भी है। जो बद्रीनाथ है, वो आपको बद्रीनाथ भी यहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से जो निकलने वाली जो नदी है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं, इस नदी को बोलते हैं हम अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी है, वो यहाँ से निकलती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से नदी एक आती है। इसको इस वाली नदी को हम बोलते हैं धौली गंगा। इसको हम बोलते हैं धौली गंगा। मैं आपको, देखिए, लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन सबसे मेन बात अपन को ये जानना है कि इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि बहुत ये सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं
कि अगर कोई, जैसे अब मैं देखिए जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग, इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग इसको बोला जाता है। तो यहाँ इसका विष्णु प्रयाग है, तो हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी दो नदियों को मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। तो धौली गंगा और जो अलकनंदा है, इनको मिला के जो धौली गंगा का निर्माण होता है। अब ये क्या होता है कि अब ये बढ़ती है यहाँ से आगे, यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ से इस साइड से एक नदी का निर्माण होता है। ये एक ग्लेशियर आपको पड़ेगा जिसको हम पिंडारी ग्लेशियर बोलते हैं, पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर। तो यहाँ से जो पिंडारी ग्लेशियर से नदी का निर्माण होता है, इस जो नदी को हम कहते हैं पिंडारी नदी, इसको हम पिंडारी नदी इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिंडारी नदी। और जहाँ पे ये मिलती है, जहाँ पे ये मिलती है इसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। जो कर्णप्रयाग है वो आपको वहाँ कहाँ मिलेगा, ये पूरे, इसको पूरा नाम अभी अलकनंदा ही है, अलकनंदा, इसका नाम अभी अलकनंदा ही अब पूरा चलता जाएगा जब तक ये गंगा नहीं बनेगी। तो इसको, इस वाले जो भाग को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडारी नदी है जो अलकनंदा से मिलती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा कि हाँ, एक यहाँ पे एक ग्लेशियर आपको मिलेगा, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको हम चारों बार ग्लेशियर बोलते हैं, चारों बार ग्लेशियर या हिमनद। इसको हम और क्या बोलते हैं, केदारनाथ, केदारनाथ भी इसको बोला जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम, जो यहाँ आके यहाँ मिलेगी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको नाम है, इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी यहाँ से आके मिलेगी। और इस वाली जगह को जहाँ पे ये नदी आके मिलती है इसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग इसको बोला जाएगा। और इसके बाद ये होगा, और मैं आपको आगे मैं बताता हूँ। ये आपका देखिए, ये आपको मंदाकिनी नदी यहाँ से आके मिल गई। इसके बाद क्या होता है कि एक नदी यहाँ से निकलेगी, एक नदी आपकी इस वाली जगह से निकलेगी जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद बोलते हैं, या इसको हम जानवी भी बोलते हैं, यहाँ पे जानवी, जानवी भी इसको बोला जाता है। तो और इसको हम गोमुख भी बोलते हैं, गोमुख, ये मतलब इस जगह के नाम हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, इस नदी को हम क्या बोलेंगे, इस नदी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये नदी आपकी आएगी ऐसे, और जो ये नदी है नीचे साइड जो आ रही है, ये आके यहाँ पे मिलेगी, इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, इस वाली जगह को हम बोलते हैं। और क्या होता है कि जो ये नदी है, इस नदी को हम बोलते हैं, इस नदी को क्या बोला जाता है, इस नदी को हम बोलते हैं भागीरथी, इस वाली को नदी को हम बोलते हैं भागीरथी। और यहाँ पे क्या होता है कि एक नदी आके यहाँ पे मिलती है भागीरथी पर, भागीरथी पर एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम होता है भीलांगना। जो भीलांगना नदी है यहाँ पे आके मिलेगी, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग इस जगह को बोला जाता है। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो गोविंद प्रयाग बोला जाता है। यहीं पे भारत का जो सबसे ऊंचा जो बांध है, टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है वो भी आपको यहीं मिलने वाला है। टिहरी बांध यहाँ मिला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो यहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे टिहरी बांध भी आपको मिलने वाला है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है
तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा नदी है, क्योंकि ये यहाँ से पूरा जो ये चली आई है इसको हम अलकनंदा बोलते हैं। इसके बाद से यहाँ पे इसका निर्माण होता है गंगा का, यहाँ से कहलाई जाएगी ये गंगा। यहाँ से इसको हम गंगा बोलते हैं, यहाँ से ये गंगा नदी कहलाएगी, गंगा नदी कही जाती है। तो फिर इसके बाद ये फिर ऐसे जाएगी, ऐसे पूरा इसका स्ट्रक्चर इसका बनता जाएगा और आगे फिर ये उसमें बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। अगर मैं बेसिक अगर इसकी बात करूं तो इसका मैंने आपको गंगोत्री बता ही दिया। अगर इसमें जल निष्कासन जो होता है वो आपका बे ऑफ बंगाल में होता है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो गंगा की जो कुल लंबाई है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और जो भारत में जो बहती है, भारत में बहती है लगभग 2200 किलोमीटर भारत में बहती है। जो रिमेनिंग बहती है वो एक बांग्लादेश में बहती है। इसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये भारत में पूरी नहीं बहती है। इसका काफ़ी जो क्षेत्र है जो वो मतलब इसमें बांग्लादेश में भी इसमें बहता है। अगर मैं ये बात करूं तो क्या होता है कि इसका डेल्टा भी बनता है, सुंदरबन का डेल्टा जिसे हम बोलते हैं। और क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं कि 2008 में इसको भारत सरकार ने, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इसको क्या घोषित किया था, नेशनल रिवर इसको घोषित कर दिया था। तो नेशनल रिवर इसको घोषित कर दिया था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको अभी ये बताया कि अभी हमने जो पार्ट देखा है वो हमने ये वाला पार्ट देखा है, ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ तक का, जहाँ प्रयागराज है यहाँ तक का मैं आपको करवाए दे रहा हूँ, प्रयागराज तक का। और यहाँ के बाद जो आपका ये जो है यमुना है, यमुना का मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपको कवर करवाए दे रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं आगे। तो अब मैं इसी की मैं अगर बात करूं तो देखिए आपका, हाँ ये आपका हो गया। तो क्या होता है कि ये आपका गंगा हो गया। तो गंगा अब यहाँ से कहलाएगी देवप्रयाग से, देवप्रयाग से गंगा कहलाती है। अब हम आगे का इसमें देखते हैं क्या होता है कि अब देखिए यहाँ से एक ग्लेशियर आपको पड़ेगा। अब मैं यमुना के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से एक ग्लेशियर पड़ेगा, इस ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, यमुनोत्री, यमुनोत्री बोलेंगे या बंदरपूंछ बोलेंगे। जो बंदरपूंछ इसको ग्लेशियर इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा यमुना। इस नदी का नाम होगा यमुना। तो यमुना ऐसे कि देखो ऐसे जाती हुई ऐसे एकदम जाती है और ऐसे जाती हुई एकदम, जो यहाँ से इसको अगर हम गंगा मान लें तो गंगा में आके ऐसे मिल जाती है। और जिस जगह में मिलती है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज बोलते हैं। लेकिन अब हमें जो देखना है वो देखना है जो यमुना है उसकी सहायक नदियों को हमें देखना है। अगर मैं यमुना की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें मतलब इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो इसकी जो चंबल जो सहायक नदी है उसके बात करते हैं। तो क्या होता है कि नीमच के निकट से, जो नीमच है, नीमच के निकट से एक जो नदी निकलती है ऐसे निकलेगी। और इसके बाद यहाँ से एक नदी निकलेगी इसका नाम है शिप्रा। जो शिप्रा नदी है यहाँ से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है, जो जानपाय पहाड़ी जो महू के पास है, महू के पास से जानपाय पहाड़ी, महू के पास से निकलेगी। और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए यहाँ पे बांध हैं, यहाँ पे आपको जो बांध मिलने वाले हैं, इन जो बांधों की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे बांध मिलने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपको इसमें राजस्थान में आपको देखिए कौन कौन से बांध मिलेंगे। तो इसमें देखिए गांधी सागर,
गांधी सागर आपको बांध मिलेगा। गांधी सागर आपको मिलेगा यहाँ पे। गांधी सागर ये सब जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे राजस्थान में। गांधी सागर के बाद आपको कोटा के पास यहाँ पे कोटा है। कोटा कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी के किनारे। तो कोटा के पास आपको पड़ेगा राणा प्रताप सागर। जो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर आपको मिलेगा। राणा प्रताप के बाद आपको मिलेगा जवाहर सागर। ये जो हैं ये आपको बड़े बड़े जो आपको डैम हैं वो आपको मिलने वाले हैं। अब ये क्या होता है कि अब ये जो नदी बढ़ती है आगे, अभी यहाँ पे जो ये नदी कहलाती है चंबल। अब ये नदी, इसको चंबल बोला जाएगा। अगर चंबल बोला जाएगा तो चंबल जब ये आगे बढ़ती है तो ऐसे जाती हुई ये इसमें मिल जाएगी यमुना में। यमुना में कहाँ मिलती है? ये इटावा के पास। इटावा में ये मिलती है। इसके पहले आपको यमुना के किनारे आगरा शहर मिलेगा। जो आगरा शहर है यूपी का, वो यहीं मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे एक एक नदी यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे एक टोंक नामक जगह से नदी निकलेगी जिसको हम बोलते हैं बनास। जो बनास रिवर है वो आपको टोंक नामक जगह से निकलेगी और यहाँ पे मुरैना के पास आपको मिलेगी। तो मुरैना जो ग्वालियर के पास आपका पड़ता है, तो यहीं आपको भिंड पड़ेगा। और इसके आगे मैं आपको बता रहा था, देखिए ये चंबल नदी यहाँ पे है। यहाँ से एक और नदी निकलती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से ब्यावरा ब्यावरा कहाँ? राजगढ़। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं पार्वती रिवर। पार्वती नदी किस जगह में मिलती है? श्योपुर। जो श्योपुर है, श्योपुर के पास ये आपको चंबल नदी में आपको आपकी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे मिलेगी, इटावा के पास ये आपको मिल जाती है। तो ये है। और इसके बाद क्या होता है कि ये आपका आगरा शहर हो गया, ये इटावा शहर हो गया। जब थोड़ी आगे चलते हैं तो इसमें एक और नदी मिलती है। मैं पेन का कलर जो है चेंज किए ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। यहाँ से एक नदी ऐसे आके मिलती है, इस नदी को हम बोलते हैं सिंध। अगर कोई आपसे पूछे सिंध किसकी सहायक नदी है, तो देखिए सिंध तो एक वो है, वो सिंधु नदी इसको हम बोलते हैं। लेकिन जो सिंध नदी है वो आपको जो ये है यमुना की सहायक नदी मिलेगी। यमुना की जो सहायक नदी है वो है सिंध। सिंध यमुना की सहायक नदी मिलेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे एक कुमार गांव, देखिए यहाँ से एक जगह है ललितपुर के पास, इसको हम बोलते हैं कुमार गांव। रायसेन के पास है। रायसेन मतलब भोपाल के पास से ही है। इसको किस पहाड़ी से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत से आपको एक यहाँ से एक नदी निकलेगी, इसको हम बोलते हैं बेतवा। बेतवा नदी यहाँ से निकलने वाली है। और बेतवा नदी फिर यहाँ से एक और नदी आके इसमें मिलती है जिसको बोलते हैं धसान। जो धसान नदी है वो भी इसमें मिल के जो भी आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो हमीरपुर यूपी में ही पड़ेगा, हमीरपुर में आके मिल जाएगी। हमीरपुर में आके मिलेगी। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि सतना के पास कैमूर पहाड़ी से, देखिए ये मान लो सतना के पास जो कैमूर पहाड़ी है, सतना के पास जो कैमूर पहाड़ी है, इससे एक नदी निकलती है और ये भी यमुना में आके मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हम कैन रिवर, कैन नदी। इसको हम कैन नदी बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो फिर आगे बढ़ के ये इसमें आपको मिल जाएगी, इसमें प्रयागराज में आपको ये मिल जाएंगी। अब मैं देखिए यहाँ से, अब हम इसको अगर हम इसको गंगा मान लेते हैं इस वाली जगह से, तो हमें थोड़ा इसमें थोड़ा बड़ा मैप मिल जाएगा। तो क्या होता है, गंगा की यहाँ से एक नदी निकलती है नैनीताल से। नैनीताल इस जगह है, नैनीताल से एक मतलब नदी निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ आके गंगा में मिलेगी, इसको बोलते हैं हम रामगंगा। रामगंगा इसको हम बोलते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 690 किलोमीटर इसकी
कुल लंबाई है रामगंगा। और देखिए रामगंगा जिस जगह पे आकर मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्नौज। जो कन्नौज है यूपी में ही ये पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको कानपुर। कानपुर किस नदी के साथ मतलब किनारे बसा है? गंगा नदी के, गंगा नदी है उसके किनारे बसा है। यहीं पे आपको मिलने वाला है फतेहपुर। फतेहपुर यहाँ मिलेगा। यहीं आपको कौशाम्बी मिलेगा। यहीं आपको कौशाम्बी मिलने वाली है। कौशाम्बी आपको जो शहर है यहीं मिलने वाला है। तो क्या होता है कि अब ये जो नदी है, नदी आगे बढ़ती है। गंगा नदी की अगर मैं बात करूं, गंगा नदी को थोड़ा हम डार्क किए ले रहे हैं। गंगा नदी को थोड़ा हम बड़ा बना दे रहे हैं। ये मान लो गंगा नदी आगे बढ़ेगी। अब हम आगे में इसका जो बाकी स्ट्रक्चर है मैं दूसरे पेज में आपको बनाए दे रहा हूँ, जिससे अपन अपन को समझने में है बहुत आसानी हो। तो क्या होता है कि अब हम गंगा को ऐसे बनाए ले रहे हैं। अपन ने प्रयागराज तक का जो हिस्सा है वो देख लिया। प्रयागराज तक का हिस्सा अपन ने देख लिया। तो इसके बाद अब हम पेन लिए ले रहे हैं और पेन को की ले रहे हैं छोटा। तो क्या होता है कि अब ये प्रयागराज मान लो अपना यहाँ था, इसको हम बोलते हैं प्रयागराज, जहाँ पे अपन को ये गंगा और यमुना दोनों आके मिल गई। इसके बाद क्या होता है कि एक एक खई नामक स्थान होता है। खई खई नामक स्थान होता है। यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ से एक पीलीभीत, पीलीभीत यहाँ पे एक जिला है, पीलीभीत जिला या फिर कुल्हर झील इसको हम बोलते हैं। यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम होता है गोमती। जो गोमती नदी है तो जिस जगह पे फिर आगे बढ़ती है तो इस जगह को जहाँ पे मिलती है इस शहर में क्या है ये? जौनपुर शहर। जौनपुर शहर आपको यहाँ मिलने वाला है। और अगर पूछे, कभी पूछता है मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है आपको जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है उसका नाम है मतलब ये लखनऊ। और यहाँ पे नीचे साइड आपको प्रयागराज के बाद आपको मिर्ज़ापुर, आपने वेब सीरीज भी देखी होगी तो मिर्ज़ापुर यहाँ मिलने वाला है। और यहाँ पर जौनपुर निकलने के बाद आपको वाराणसी, जो वाराणसी है, वाराणसी भी आपको यहीं मिलेगा। और इसके बाद क्या होता है कि नेपाल से, नेपाल देखिए ये है नेपाल क्षेत्र। नेपाल से देखिए नेपाल से क्या होता है कि दो हिमनद हैं। एक तो है यहाँ पर मिलेगा जो मिलान हिमनद, मिलान हिमनद है। उसके बाद क्या होता है सप्तांगुंग, मप्सा जो तुंग एक पास है, वहाँ से क्या होगा कि यहाँ से निकलेगी शारदा रिवर। जो शारदा नदी है वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलेगी घाघरा रिवर। जो घाघरा नदी है वो यहाँ से निकलेगी। तो घाघरा नदी फिर जब ये आगे बढ़ेगी तो ये इस वाली जगह को हम बोलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी इस जगह को हम बोलते हैं। तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, यहाँ से एक नदी और निकलेगी जिसको हम बोलते हैं राप्ती नदी। जी, राप्ती नदी यहाँ से बोला जाता है। तो राप्ती नदी जब ये आगे बढ़ती है तो इस पूरी नदी को घाघरा रिवर इसको हम बोलते हैं। और जिस जगह पे आके मिलती है ये छपरा जिला है। छपरा ये किसका, ये बिहार में आपको छपरा पड़ेगा। और अगर मैं इस नदी की, घाघरा नदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूँ तो 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये यहाँ पे वाराणसी आपका पड़ गया, ये आपका छपरा पड़ गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो मैकाल पर्वत यहाँ आपको मिलेगा, मैकाल पर्वत,
मैकाल पर्वत जो है अमरकंटक में है। ये अमरकंटक में आपको पड़ेगा। तो अमरकंटक कहाँ पे पड़ेगा? ये एमपी से। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, ऐसी नदी जाती हुई यहाँ पे आके मिलेगी, और इसकी एक सहायक नदी भी है जिसको हम बोलते हैं रिहंद। रिहंद इसकी सहायक नदी है। इस नदी को हम बोलते हैं सोन नदी। तो सोन नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे आके आपको पटना में आके मिलेगी। जो पटना है, पटना में आके ये मिलने वाली है। और ऊपर से एक नदी और आती है, ऊपर से एक नदी आएगी, गंडक रिवर। क्या होता है कि हाँ हाँ, जो मुस्ताग क्या होता है कि नेपाल में, नेपाल यहाँ पे पड़ेगा, नेपाल यहाँ पे मतलब ऊपर ऊपर तो आपको तिब्बत की सीमा भी मिलने वाली है। तो एक जगह है मुस्ताग, यहाँ से एक नदी निकलेगी। तो इस नदी को हम बोलते हैं गंडक रिवर। जो गंडक नदी है वो आके आके ऐसे आके यहाँ पे मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? दानापुर में। और इसकी अगर मैं कुल लंबाई की बात करूँ तो 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसके बाद एक क्या होता है कि एक छोटी नदी भी आके इसमें मिलती है। एक छोटी यहाँ पे आके मिलती है, इसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा। जो बूढ़ी गंगा है वो भी आके इसमें मिलने वाली है। बूढ़ी गंगा मिलेगी। फिर यहाँ से आके आपको दो आपको नदी मिलेंगी। एक देखिए, नेपाल वाली जगह से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो सप्त कोशिकी एक जगह है, सप्त कोशी के बाद एक गोसाईनाथ धाम है, गोसाईनाथ धाम है। यहाँ से क्या होता है कि एक तो नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी, और दूसरी जो नदी है, दूसरी नदी होती है अरुण। ये नदी निकलती हैं, तो इस नदी को हम बोलते हैं कोसी नदी। जो कोसी नदी है वो आके मिलती है और गंगा में आके ये मिल जाती है। तो गंगा में आके मिल जाती है। तो क्या होता है कि एक और नदी यहाँ से आके निकलती है। अगर मैं दार्जिलिंग पहाड़ी से, दार्जिलिंग पहाड़ी आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी आके मिलेगी जिसको हम बोलते हैं महानंदा। महानंदा, महानंदा यहाँ से आके मिलेगी। और क्या होता है कि यहीं से गंगा की मतलब एक ट्रिब्यूटरी निकलती है इस वाले क्षेत्र से, ऐसे निकलेगी ये। इसको हम बोलते हैं हुगली नदी। जो हुगली नदी है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इससे निकलती है। क्या होता है, बाकी सब इसमें मिलती हैं, लेकिन जो हुगली नदी है इससे निकलती है। और क्या होता है, हुगली की एक सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है हुगली की सहायक नदी है। और जो हुगली नदी है मतलब जो दामोदर नदी है वो निकलेगी छोटा नागपुर के पहाड़ से। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता जो शहर है, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो भी इसी नदी के किनारे बसी हुई है, अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो। और आपने देखा होगा कि हुगली नदी के मुहाने पर भी एक जो हल्दिया पोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। तो आगे अब मैं जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक आपने ये देखा। अब मैं आपको जो इसके फैक्चुअल पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं यमुना की बात करूँ तो यमुना जो है गंगा की मतलब गंगा की क्या, भारत में जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है, कोई नदी अगर सबसे लंबी सहायक नदी है तो वो यमुना है गंगा की। अगर मैं भारत की अगर मैं मतलब सबसे बड़ी नदियों की बात करूँ तो ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी जो टोटल अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो मतलब 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और क्या है, देखिए सबसे पहली अगर मैं, ये चौथी नदी है। और इसके बाद क्या होता है कि जो पांचवी नदी अगर मैं बात करूं
तो पांचवी इससे जो छोटी नदी है वो है नर्मदा, क्योंकि इसके क्या होता है, गंगा है, गंगा के बाद गोदावरी है, गोदावरी के बाद आपको कृष्णा मिल जाएगी। तो ये जो नदियां हैं ये 3 क्रम में है। उसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद आपको ये चौथे नंबर पे आपको मिलने वाली है यमुना। यमुना के बाद आपको मिलेगी नर्मदा। और इसमें देखिए यमुना के जो किनारे जो नए जो अगर शहर बसे हैं, कौन कौन से शहर बसे हैं, अगर मैं यमुना के किनारे अगर मैं शहरों की बात करूं तो इसमें, अगर शहरों की बात करूं तो इसमें न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली के बाद आगरा है। आगरा भी आपको गंगा मतलब यमुना के किनारे ही मिलने वाला है। मथुरा है, वृंदावन है, मथुरा वृंदावन, मथुरा है, वृंदावन है, इटावा, हमीरपुर, इटावा और हमीरपुर, इटावा हमीरपुर, ये जो शहर हैं ये आपको यमुना नदी के किनारे मिलने वाले हैं। यमुना नदी के किनारे जो बसे शहर कौन कौन से हैं, दिल्ली आपको मिलेगा, आगरा मिलेगा, मथुरा मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, इटावा मिलेगा और हमीरपुर मिलेगा। अगर देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि देखिए इसमें क्या होता है कि गंगा नदी में अगर परियोजनाओं की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, मैं आपको एक एक करके मैं आपको लिखवाए दे रहा हूं। तो अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, तो गंगा नदी में जो टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी बांध परियोजना आपको मिलेगी। इसके बाद अगर फरक्का बैराज, आपने नाम सुना होगा, फरक्का डैम, फरक्का जो डैम है वो भी आपको गंगा नदी में ही मिलने वाला है। अभी मैंने आपको चंबल नदी के बारे में बताया, तो चंबल नदी में क्या क्या मिलने वाला है। चंबल नदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्या होता है कि गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना आपको इसमें मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि गांधी सागर परियोजना है जो कहाँ मिलेगी, ये पड़ती है मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश में आपको मिलने वाली है। अगर मैं क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो पहली परियोजना है जिससे बिजली बनाई गई थी, तो इसको लेके है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें एक और परियोजना पड़ेगी, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो क्या है जवाहर सागर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ेगी आपकी राजस्थान में। मैंने अभी आपको बताया भी था, जो चित्र में भी आपको बताया था मैंने। इसके बाद क्या होता है कि जवाहर सागर के बाद आपको कोटा बैराज भी आपको मिलेगा। जो कोटा बैराज है वो भी राजस्थान में आपका पड़ेगा। कोटा बैराज की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो पड़ने वाला है, अगर मैं राणा सागर प्रताप की बात करूं, राणा सागर जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान में मिलने वाला है। अगर मैं और बात करूं तो क्या होता है कि अभी मैंने आपको बेतवा रिवर के बारे में बताया था। तो बेतवा नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं पड़ेंगी, तो जो माता टीला बांध है, माता टीला बांध, ये आपको झांसी के पास मिलेगा। माता टीला बांध कहाँ पड़ेगा, ये ललितपुर में, यूपी, यहाँ पड़ने वाला है। अगर मैं राजघाट परियोजना की बात करूँ तो राजघाट परियोजना भी यहीं मिलेगी, राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना भी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और इसके बाद जो हलाली परियोजना है, हलाली परियोजना, जो हलाली परियोजना है वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो हलाली परियोजना आपको कहाँ मिलेगी, विदिशा में। तो ये है। तो अब इसका नाम जो कर दिया गया है, अब इसका जो हाल ही में नाम है इसका सम्राट अशोक कर दिया गया है। जो सम्राट अशोक है इसका नाम कर दिया गया है। अगर मैं और फैक्चुअल पॉइंट की बात करूं तो और फैक्चुअल पॉइंट में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं सोन नदी की बात करूं, मैंने आपको बताया था कि ये अमरकंटक से निकलती है। तो
तो क्या होता है कि इसमें एक परियोजना चल रही है जिसको हम बोलते हैं बाण सागर, बाण सागर परियोजना। ये कहाँ पड़ेगी? शहडोल, शहडोल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, शहडोल जिला एमपी में मिलने वाली है। और इसके बाद इसमें इसमें एक और है रिहंद, जो रिहंद परियोजना है। अब इसका नाम जो कर दिया गया है जो गोविंद बल्लभ पंत परियोजना, इसका नाम कर दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत, जो इसकी जो परियोजना का नाम कर दिया गया है। क्या होता है कि अगर मैं देखिए कुछ नदियों की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, रामगंगा अगर परियोजना है, मैंने रामगंगा के बारे में अभी आपको बताया था, जो रामगंगा परियोजना क्या होता है कि जैसे गंगा निकलती है तो उसकी जो पहली मतलब जो नदी उसमें आके मिलती है उसको हम बोलते हैं रामगंगा रिवर बोलते हैं। और ये कहाँ है देखिए, ये रामगंगा नदी पर है, नैनीताल। नैनीताल से ये में है, ये पता है। अगर मैं रामगंगा अगर ये इस परियोजना की बात करूं तो इसमें जो जिम कार्बेट आपने नाम सुना होगा, जो मतलब टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जो प्रसिद्ध है, तो वो इसी के किनारे स्थित है। अगर मैं जिम कार्बेट की बात करूं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसी के किनारे स्थित है। अगर मैं एक और परियोजना है जिसको हम बोलते हैं टुनकपुर परियोजना, टुनकपुर परियोजना। अगर मैं टुनकपुर परियोजना की बात करूं तो ये क्या किस नदी पर है? शारदा नदी पर। जो शारदा नदी है नेपाल में है ये, तो ये है। तो क्या होता है कि ये अगर मैं टुनकपुर परियोजना की बात करूं तो इंडिया और जो नेपाल है इसकी ये मतलब साथ की परियोजना है। और इसके बाद एक और परियोजना है जिसको हम घाघरा परियोजना बोलते हैं। घाघरा परियोजना हम बोलते हैं। घाघरा परियोजना की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि ये आपको यूपी में पड़ेगी, और कितने किसको? घाघरा नदी को ही, घाघरा नदी। और इसको भी हम इसी को हम सरयू नदी बोलते थे। जो सरयू नदी है इसी को बोला जाता था। अगर मैं ये बात करूं, आपने सुना होगा कि जो अयोध्या है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है सरयू नदी के किनारे। अब मैं बात करता हूं जो दामोदर नदी है। दामोदर जो परियोजना है, तो इसमें मतलब जो दामोदर नदी में दो परियोजनाएं आपको करेंगी। क्या है कि इसमें एक तो है मयूराक्षी परियोजना, और दामोदर एक खुद भी परियोजना है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मयूराक्षी परियोजना, और इसको बोलते हैं पचैंत परियोजना, या मैराथन डैम पर स्थित है। जो पंचेत परियोजना है यहाँ मिलेगी। इसमें कौन सा डैम है? जो मैराथन डैम है वो आपको इसी पड़ने वाला है। ठीक है। अगर मैं भारत की अगर मैं पहली परियोजना की बात करूं तो भारत की जो पहली परियोजना थी, क्योंकि क्या होता है कि हम जो दामोदर है, दामोदर नदी को दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का शोक कहा जाता था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आते थे, जिससे वहाँ पर बहुत सारी जो ज़मीन है एकदम मतलब गीली हो जाती थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के हमेशा बहुत ज़्यादा खतरा होते थे। तो जो भारत में इस चीज़ को लेके बहुत मतलब बात भी होती थी कि इसमें एक ऐसा हमें काम करना चाहिए जिससे इस चीज़ में लगाम लगे। तो जो भारत की अगर मैं घाटी परियोजना की बात करूं तो वो दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट था। भारत की
पहली भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट था इसको बोला जाता है। क्या है कि दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना देवप्रयाग से लेकर फरक्का तक गंगा कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं, क्या है कि अगर जो गंगा नदी है तो क्या होता है कि इसको देवप्रयाग से जो फरक्का तक ही इसको गंगा बोला जाता है। तो फरक्का तक इसको गंगा कहा जाता है। और क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं इसकी दामोदर को, तो दामोदर मैंने अभी बोला है कि बंगाल का सूख कहा जाता है। और जो ये गंगा की एक सहायक नदी है, मैंने ये भी आपको बताया था, जो हुगली रिवर है। तो हुगली नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज आपका इसी के ऊपर बना हुआ मिलेगा। और क्या है होता है कि हल्दिया से लेके जो प्रयागराज तक जो हमारा जो अगर नेशनल वाटरवे नंबर जो 1 है, लगभग जो 1600 किलोमीटर लंबा है, वो भी आपको यहीं मिलने वाला है। मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो देखिए मैं थोड़ी ओवरव्यू भी आपको मैं दिए दे रहा हूँ इसको लेके। तो देखिए ये हमने ये देखा है कि ये देखिए इसमें चंबल इसकी बनास इसकी सहायक नदी है, काली सिंध भी है, इसके बाद जो पार्वती रिवर है ये भी इसकी चंबल की सहायक नदी है, सिंध यहाँ पे आके मिलती है। इसके बाद जो बेतवा है, इसके बाद जो धसान रिवर है, कैन नदी है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो इसमें डायग्राम से हमने बात करी तो देखिए रामगंगा ये है, रामगंगा है, गोमती रिवर है, इसके बाद घाघरा है, गंडक है, इसके बाद जो कोसी रिवर है, इन सब नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। रिहंद है, इन सब जो अगर मैं एक बात करूं तो क्या होता है कि जो कोयल जो रिवर है ये आपकी सोन की ही सहायक नदी मिलेगी। बेतवा रिवर है, धसान, केन नदी, इन सब नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। अगर मैं ये बात करूं तो देखिए गंगा, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के जो 28 स्टेट से होकर गुजरती है, और कितने टोटल स्टेटों से होकर गुजरती है तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टोटल स्टेट में इसमें सबसे पहले जो उत्तराखंड है इससे निकलती है, उत्तराखंड के बाद यूपी जाती है, यूपी के बाद जो बिहार है, बिहार जाएगी, बिहार के बाद आपका जो थोड़ा सा पार्ट जो ये वाला है झारखंड का टच करेगी। जो झारखंड है इसका थोड़ा सा पार्ट टच करती है। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में ये जाती है। जो सबसे कम कहाँ बहती है? सबसे कम बहती है वेस्ट बंगाल में, और इसमें झारखंड में, जो झारखंड में सबसे कम ये बहती है। अगर मैं झारखंड में सबसे कम बहती है, और अगर मैं ये बात करूँ, देखिए ये नदी यहाँ तक गंगा कहलाती है। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं पद्मा। और क्या होता है कि यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका जो ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में पढ़ाऊँगा मैं। उसकी जो सारी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है। जैसे ही ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसको बोलते हैं जमुना। और जब ये यहाँ पे इसमें मिल जाती है तो दोनों की जो सहायक जो दोनों नदी हैं इसको बोलते हैं मेघना। फैक्चुअल पॉइंट है ये। तो ये है इसका। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला है ना कि नेशनल वाटरवे नंबर, तो यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया से होते हुए हमें जो प्रयागराज है यहाँ तक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका, कि जिससे हमारा जो पानी का रास्ता एक हमारा सुगम रास्ता निकल आए, जिससे हम जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर हैं यहाँ से लेके जा पाएँ, जिससे हमारा जो रोड में बहुत सारा जो पैसा ऑयल के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसको कम किया जा सके। तो इसके लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर मैं देखिए ये मैंने अभी आपको पूरा इसमें डायग्राम भी बताया है, और इसमें जी यूपी के 28 स्टेट इसके ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं।
गंगा नदी जिनसे होकर जाती है। तो ये हैं, ये सारे जो जगह हैं ये सारे आपको मिलने वाले हैं इसमें। और इसमें जो भारत सरकार है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अभी आपने सुने होंगे। अगर मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट की बात करूं तो क्या होता है कि अगर मैं इसमें गंगा नदी की अगर मैं बात करूं, देखिए क्या होता है कि गंगा ये रिवर है, ये दुनिया की 8% जनसंख्या, दुनिया की लगभग 8% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है। अगर मैं ये बात करूं कि भारत का जो दुनिया में स्थान है वो लगभग 17.5% है। तो अगर 8% यहाँ रहती है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की लगभग जो 45% जो पॉपुलेशन है वो आपको गंगा के किनारे आपको मिलने वाली है। गंगा के किनारे इन द सेंस ये है कि आपको मिलेगी, मतलब उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, इसके बाद झारखंड में, इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में। आपने सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले आपने स्टेट सुने होंगे, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। इनमें जो सबसे घनी आबादी आपको मिलेगी। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। अगर मैं सुंदरबन डेल्टा की बात करूं तो जैसे मान लो ये है सुंदरबन डेल्टा, तो इसका जो 40% जो हिस्सा है वो है भारत के पास, और जो लगभग 60% हिस्सा है वो है बांग्लादेश के पास। तो इसकी बहुत सारी जो उपजाऊ इसमें मिट्टी भी है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी पैदावार भी होती है। तो इसको है, और ये पूरा नदी तंत्र हमने देखा है। अगर एक चीज़ अब मैं लास्ट में बताता चल रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसमें ये पूछा जाता है कि गंगा के बाएं छोर से दाएं छोर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। अगर मैं गंगा के जो मतलब राइट साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं, दाएं हाथ से जो मिलने वाली नदियां हैं, क्योंकि अगर गंगा का उद्गम ऐसे होता है, ये उसका राइट कहलाएगा, ये उसका लेफ्ट कहलाएगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट साइड से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, तो इसमें जो पहली नदी आएगी यमुना, उसके बाद आपकी मिलेगी सोन, टॉन्स, जो टॉन्स रिवर है वो भी आके मिलती है, रिहंद भी मैंने आपको बताया है। और क्या होता है कि इसमें अगर राइट साइड से ही मान सकते हैं, इसमें यमुना की सहायक नदी है जिसमें चंबल, इसमें बेतवा, और जो तमसा है। ये जो नदियां हैं आपको राइट साइड से मिलेंगी। अगर मैं लेफ़्ट की बात करूं तो लेफ़्ट तो बहुत सारी हैं, जिसमें जो आपको लखनंदा, इसके बाद रामगंगा, गोमती गोमती मिलेगी, इसके बाद घाघरा, इसके बाद शारदा रिवर को ही हम काली गंगा बोलते हैं। इसके बाद गंडक, और इसके बाद कोसी। देखिए अब मैं कुछ और बताता हूँ। देखिए इस वाली जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग, इसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। इसको जो रामगंगा आके मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं कन्नौज। और जो गोमती जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं हम सारनाथ। जो गोमती रिवर जिस जगह पर गंगा से आके मिलती है उसको हम सारनाथ बोलते हैं। और घाघरा कहाँ पे आके मिलती है, छपरा। तो छपरा आपका बिहार में मिलेगा यहाँ पे। अब गंडक की अगर मैं बात करूँ तो ये पटना में मिलने वाली है। और अगर मैं कोसी की बात करूँ तो कोसी गंगा से मिलेगी मुंगेर में। अगर मैं गंगा के किनारे अगर मैं कुछ बड़े बड़े शहर की अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हैं, तो गंगा के किनारे आपको देखिए ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग। देवप्रयाग इसमें मिलेगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर इसके किनारे मिलेगा। बुलंदशहर भी इसके किनारे मिलने वाला है, बुलंदशहर जो है मिलने वाला है। इसके बाद जो कन्नौज है, कन्नौज के बाद आपको कानपुर मिलेगा। जो फिरोजाबाद है वो भी इसके किनारे है, तो फिरोजाबाद है वो भी इसके किनारे मिलने वाला है। इसके बाद जो प्रयागराज है
प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों मिलते हैं। इसके बाद जो वाराणसी है वो भी इसके किनारे मिलेगा। वाराणसी के बाद जो सारनाथ है ये भी इसके किनारे मिलेगा। इसके बाद आपको जो छपरा है, पटना में जो छपरा, पटना और मुंगेर ये मिलने वाले हैं। आगे बात करूं तो इंग्रेज बाज़ार, जो बाज़ार है ये इसके किनारे मिलेगा। आपको जो फरक्का है इसके किनारे मिलेगा। जो मुर्शिदाबाद है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुर्शिदाबाद की आपको कहानी मिलेगी इसमें, तो मुर्शिदाबाद भी आपको मिलने वाला है। और क्या होता है कि अभी मैंने आपको यही बताया कि एक अनुवर्ती नदी है और गंगा नदी दुनिया की, अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रदूषित नदियों की बात करूं तो दुनिया की सबसे अगर ज़्यादा प्रदूषित अगर कोई नदी है तो ये दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी में इसका नाम आता है। तो इसको लेके बहुत सारी नमामि गंगा परियोजना, बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।